चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है फ्लूइड एक हमारा एक स्टीडी फ्लो में है। स्टीडी फ्लो से मतलब है कि जो फ्लूइड की जो पार्टिकल्स हैं वो किसी एक पार्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, एक पाथ को भी फॉलो कर रहे हैं और उस पाथ पे जो जो वेलोसिटीज एक्वायर होंगी उन वेलोसिटीज को भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे मीनिंग इसका ये देखिए, हम एक डिजाइन बनाते हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने एक लाइन बनाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर पार्टिकल के लिए जैसे मान लो पार्टिकल इस पॉइंट से एंटर हुआ, इस पॉइंट से एंटर हुआ, तो पार्टिकल इन आगे वाले पॉइंट से भी एंटर होगा। मतलब ए से गया तो ए बी सी डी जो भी पॉइंट्स हैं, अगर ए से एंटर हुआ फिर बी सी डी और से भी होना जाना उसका मस्ट है, वो उससे फिर जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं ए से गया तो फिर दूसरी वाली लाइन में आ जाए, किसी और पॉइंट से भी होके चला जाए, सेम पाथ को फॉलो करेगा और सेम वेलोसिटीज को एक्वायर करेगा। जो वेलोसिटीज है वो आगे वही वेलोसिटीज मिलेगी। मान लीजिए इस पॉइंट पे एंट्री होते समय उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, आगे जाके मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, डिपेंड किस पे करेगा? पाइप के उसके वो एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर आपका एरिया कम हो रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, पता है मान लिए। जैसे हम लोग घरों में देखते हैं एक पाइप है पानी का, उसके आगे हम ऐसे थोड़ा सा आगे एरिया दबा देते हैं, एरिया मतलब उसको मतलब स्क्यूज कर देते हैं तो एरिया कम हो जाता है और वॉल्यूम आपको वेलोसिटी क्या है बढ़ जाती है ना। तो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ये हमारा नेक्स्ट में आने वाला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। एक बात हम चैप्टर देख ही चुके थे, रिव्यू कर रहे हैं, कुछ बातें हमें पता है पहले से। तो अगर हम तो कहीं पे वेलोसिटी, कहीं पाइप जहां पे सकरा होगा यानी नैरो होगा तो वहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कहीं पे पाइप ओपन होगा एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी वहां पे कम हो जाएगी। तो पाइप ये आप नहीं कह सकते आगे जाके वेलोसिटी कम ही होंगी, हो सकता है बढ़े, हो सकता है ज्यादा हो, मतलब कम हो या ज्यादा हो। तो 2 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड मान लो एक बार को हुआ, फिर मान लो 5 मीटर पर सेकंड हुआ और कभी आगे जाके फिर से 1 मीटर पर सेकंड हो। मान लीजिए कुछ ऐसी वेरिएबल वेलोसिटीज है पाइप में इस तरीके से। अगर हमारा पार्टिकल ए से गया तो वो मस्ट है कि बी सी डी से जाएगा और उसी रास्ते को फॉलो करेगा और वही वेलोसिटीज उसे मिलेंगी जो प्रीडेसेसर पार्टिकल को मिली है। प्रीडेसेसर का मतलब जो पहले वाला पार्टिकल, सक्सेसर माने बाद वाला पार्टिकल। तो यहाँ पे डेफिनेशन बड़ी प्रॉपर लिखी है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन लिखी है। When a liquid flows such that each particle of the liquid passing a given point moves along the same path and has the same velocities as its predecessor, the flow is called streamline और steady flow। तो जिस रास्ते से अभी जैसे एक पार्टिकल गया उसके पीछे वाला पार्टिकल अगर वहीं से है तो फिर वहीं है उसी रास्ते पे आएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आजकल जो रोड्स बन गए में देखें, यहाँ पे जैसे आपके लाल कुआं पे रोड बन गए, अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो रास्ते फिर आपको लौटे ना करते, वो फिर आप वहीं निकलेंगे जहां पे वो ले जा रहा है। काफी हद तक यही सिस्टम है। या अगर उस रास्ते पे चले गए ए वाले रास्ते पे तो बी सी डी आपको वही रास्ता मिलेगा और वही आपको पॉइंट मिलेंगे नॉर्मल तरीके से। और दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो हम कह सकते हैं जैसे कोई गुरुजी है तो उन्होंने कोई रास्ता अपने गुरु शिष्य को बताया, तो गुरुजी को जो जो एक्सपीरियंस हुए थे लाइफ में वही उसके शिष्य को भी वही एक्सपीरियंस होंगे उसी तरीके से। सही है। तो या जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम जिस तरह की नॉलेज को एक्वायर की हमने भी कभी ना कभी पढ़ा है, अब आप हमारे पीछे आ रहे हो तो आपको वही सारे एक्सपीरियंस होंगे धीरे धीरे कि अरे ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी है, अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, तो आपको भी वो चीज एक्सपीरियंस होंगी। तो जो नेक्स्ट पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल का पाथ भी फॉलो करेगा और सेम वेलोसिटीज भी एक्वायर करेगा। इस टाइप के फ्लो को कहते हैं स्टीडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन का ये स्ट्रीमलाइन है, लाइन का मतलब जो यहाँ पे स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम का मतलब हिंदी में क्या होता है? धारा। जैसे नदी है तो नदी की धारा को कहते हैं स्ट्रीम लाइन, है ना, वो भी एक लाइन मतलब स्ट्रीम है। तो ये आपका ये अगर एक जो लाइन है वो दूसरी लाइन को डिस्टर्ब ना करे तो स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर एक पार्टिकल यहां से तो एंटर हुआ लेकिन आगे जाके किस में मिलेगा पता नहीं, अगर ऐसा हो जाए कि पता नहीं वो कहाँ आगे जाके मिलेगा, क्या वेलोसिटी एक्वायर करेगा, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो फ्लो क्या कहलाएगा? टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा, जो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। स्ट्रीमलाइन अचीव करना मुश्किल काम है, आसान नहीं है पर मुश्किल काम है। फ्लूइड की वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी से नीचे होनी चाहिए। अगर एक यहाँ वेरिएबल होता है, जैसे हमने कहा आपकी बाइक एग्जांपल के रूप में है, तो उसमें उसकी आपने नोट किया होगा आप 20 किलोमीटर पर आवर चलाएं, 40 चलाएं, 50, 55, 60 वगैरह एक ऐसी लिमिट आपको पता होगी कि 60 से आगे जब चलाता हूं तो गाड़ी झजराने लगती है जैसे। तो वो क्या है? इसका एक लिमिटिंग वैल्यू है कि इससे नीचे तक सही है, इसके बाद में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी इस फ्लो में भी ऐसा ही काफी कुछ वैसा ही है।
कि आपका एक वैल्यू तक तो वैल्यू बढ़ाते चले जाओ तो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा, उस वैल्यू के बाद में अगर आपने फ्लो बढ़ा दिया, उसकी फ्लूइड की वेलोसिटी उससे ज्यादा आपने दे दी, तो क्या होगा, वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते, कहां से एंटर हुआ, कहां निकलेगा, क्या वेलोसिटी क्या करे, क्या क्या पाथ होंगे, कोई पता नहीं है, क्लियरली कुछ भी पता नहीं है। तो बट नॉर्मल सा पॉइंट है ना। तो ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा है, ठीक है। और आप इसको चाहो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, या आपके पास नोट्स में तो आप वहां पे टिक कर सकते हो घर से, लेकिन लिख के आपको लाना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, लिख के लाना है इसमें, सही है। हाँ आपने तो पहले लिखा हुआ है, हम तो रिवीजन वाले मोड में है। विशाल आपको लिखना है, जिन लोगों का भी नहीं हुआ है आप स्पेशली करेंगे। तो आगे बढ़े, है ना। इसके बाद में ये हमारी स्ट्रीमलाइन को दोबारा से हमने डिफाइन कर रहा है। एक स्ट्रीमलाइन जैसे मान लीजिए ऐसी है, देखो अगर सीधी स्ट्रीमलाइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां जा रहा है, ये लाइन कहां जा रही है, इस डायरेक्शन में आपका जो ईस्ट है जो भी उधर जा रही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आपसे पूछा जाए यहाँ आप कहां जा रहे हैं, तो आपको मैं इधर जा रहा हूं, इस वाले से पूछा आप किधर जा रहे हैं, तो उनके मैं इधर जा रहा हूं। तो इसमें वेरिएबिलिटी है, इसमें क्या है, वेलोसिटी के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है। इसमें क्या है, वेलोसिटी की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है हमारे इसमें, ठीक है। तो अगर हमारी स्ट्रीमलाइन हमारी कर्व के रूप में अगर होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पे आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन क्या है, अगर आपसे पूछा इस पॉइंट में डायरेक्शन क्या है, तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, यहाँ पे आपको टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट इस पॉइंट पे होगा, इसकी डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ पे क्या है, टेंजेंट, यहाँ पे क्या है, टेंजेंट, ठीक है। तो कर्व पे किसी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी बतानी है, तो टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज नोन एज, वो आपको जो टेंजेंट बनेगा दैट शो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड उसका क्या बताएगा, वहां पे किस वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। एंड हाउ टू फाइंड टेंजेंट, मैथमेटिक्स में कहते हैं, सर आपसे ये पूछा यहाँ पे टेंजेंट बनाना है, तो मैथमेटिक्स से कहता है कि जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना है, उससे अगला वाला, उससे पहले वाला, 3 पॉइंट बन गए। जिस पॉइंट पे निकालना है उससे पहला और उससे अगला, तो 3 पॉइंट हो गए। तो 3 पॉइंट से मिलकर जाने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। तो ये पॉइंट, इससे जस्ट अगला और जस्ट पिछला, ये एग्जैक्ट टेंजेंट का भी, कि टेंजेंट एक पॉइंट पे बन ही नहीं सकता, मतलब कोई भी लाइन एक पॉइंट से होके पॉइंट पे तो कैसे भी हो सकती है ऐसे, लेकिन जहां 3 पॉइंट बन गए, 1 2 3, तो उससे जाने वाली एक ही लाइन बनेगी, क्योंकि वो 3 पॉइंट है ना इस तरीके से। क्योंकि अगर एक पे होगा, एक पे तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन 3 पे तो एक ही बनेगा, मतलब जो भी आपने बना दिया तो 3 पे एक ही बन सकती है, इसलिए टेंजेंट एक ही डायरेक्शन होती है। पॉइंट पे सही कहते तो पॉइंट पे, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है, सही है। तो ये जो हमारी स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन के बारे में बोला गया है कि कहीं पे भी पूछा जाए कि आपकी वेलोसिटी क्या है, तो टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ए पॉइंट पे टेंजेंट वेलोसिटी ए बता रहा है, बी पे वेलोसिटी बी, और सी पे वेलोसिटी सी बता रहा है, टेंजेंट्स बनाया गया है। ये हमारा एक पाइप को शो कर रहा है, नेक्स्ट फिगर यहाँ पे, ये कहते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो, जो आपका फ्लूइड इसमें जा रहा है, उसमें बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस होंगी। तो ये सारी स्ट्रीमलाइंस है, और टोटल फ्लूइड, अगर हमारा टोटल फ्लूइड क्या कहलाएगा, हमारा स्टीडी फ्लो हो रहा है ट्यूब में, है स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है या स्टीडी फ्लो हो रहा है, और स्टीडी फ्लो में बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस होंगी। तो ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रीमलाइन कभी दूसरी स्ट्रीमलाइन को कट नहीं करती है, ये थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अब हम नेक्स्ट में भी देखने वाले हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, खाली एक पॉइंट बोला है कि किसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है स्ट्रीमलाइन पे, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब ये टर्बुलेंट फ्लो को हमने देखा था, वहां पे स्टीडी फ्लो को पढ़ा हुआ है, उसके अपोजिट में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो, सही है। जिगजैग फ्लो होता है, आपको पता नहीं पार्टिकल किस रास्ते से, यहां से एंट्री तो हुई है, अब निकलेगा कहां से खुद नहीं पता है, कहीं भी जा सकता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो को अगर हम डिस्टर्ब कर दें तो वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये नॉर्मल एक स्ट्रीमलाइन फ्लो आ रहा था, हमने आगे उसके ऑब्स्टेकल लगा दिया, तो ये फ्लो मतलब कि डायरेक्शन भी बदल गई, और ये देखो छोटे छोटे आपके कर्व बन गए हैं ना, इस कर्व बने हुए हैं। इसका मीनिंग है ये, पहले तो स्ट्रीमलाइन सीधी सीधी बन रही थी प्रॉपर, अब यहाँ पे कुछ बिखर भी गया, तो जो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, जब स्ट्रीमलाइन प्रॉपर आ रही, कुछ ड्रॉपलेट सी बिखर रही है, तो वो आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका ये स्ट्रीमलाइन इतना फ्लो है, और ये आगे आके टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया। ये कब होता है, जब आपके बीच में कोई ऑब्स्टेकल लगा देते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल बात है ना। मेंटेन करना बड़ी बात है, उसको डिस्टर्ब करना तो आसान है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा, सही है। और वैसे भी होता है, अगर हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी तक स्ट्रीमलाइन रहेगा, अगर वेलोसिटी से ज्यादा कर दी तो आपका टर्बुलेंट फ्लो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टीज है,
इन प्रॉपर्टीज को पढ़िए कि करके आप लोग। इसकी 4 प्रॉपर्टीज है, चारों प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। चेक करिए। तो अभी हमने जो पहली प्रॉपर्टी है, इन अ स्टेडी फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस ईच अदर, दो स्ट्रीमलाइन कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। मतलब स्ट्रीमलाइन अगर होंगी तो इस तरीके से तो हो सकती हैं, लेकिन वो इस तरीके से नहीं हो सकती कि इस तरीके से नहीं हो सकती हैं। सही है, इस तरीके से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो इसलिए नहीं हो सकती, मैंने अभी आपको बताया था, किसी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट वहां पे निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे स्ट्रीमलाइन 2 है, और मैंने कहा ये मान लो लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। अब इस पॉइंट पे बताइए क्या डायरेक्शन है। तो लाइन नंबर 1 कह रही है इस पॉइंट पे टेंजेंट हमारा इधर के लिए आ रहा है, लाइन नंबर 1 कह रही है V1 इधर कह रही है। लाइन नंबर 2 क्या कह रही है, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट उसके हिसाब से यहां आ रहा है। तो ये कह रहा, ये लाइन नंबर 1 कह रही है इधर वेलोसिटी डायरेक्शन है, वो कह रहा है इधर वेलोसिटी डायरेक्शन है। अब एक पॉइंट पे या तो उधर जा रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा, दोनों तरफ तो जा नहीं सकता एक पॉइंट पे डायरेक्शन। जो पार्टिकल है वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा होगा। सही है, तो ये पॉइंट आया समझ में। क्योंकि यहां पे अगर आपसे पूछा जाए, देखो यहां पे डायरेक्शन ये है, यहां डायरेक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं दो लाइनें कट कर रही हैं, तो फिर कटिंग पॉइंट है जो आपका इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वहां पे आपका एक पॉइंट मिलेगा, एक टेंजेंट यहां, एक टेंजेंट यहां, दोनों टेंजेंट अलग अलग बता रहे हैं। जैसे आपके सामने आप पुलिस वाला है, किसी से पूछा चोर किधर गया, वो कहे वो उधर गया, वो कहे वो उधर गया, बोले ये क्या चेक कर रहे हैं, अरे उसके कान के नीचे देखा सही बता कहाँ है नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना। एक ही डायरेक्शन होगी, दो एक ही आदमी या दो लोग खड़े एक ही जगह, वो एक कह रहा है इधर, एक कह रहा है, तो कंफ्यूजन आ गया। तो यही पॉइंट है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, एक हो सकती है। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, नो टू स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस ईच अदर। और हमेशा कोई भी दो, मतलब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है वो भी आपस में क्रॉस नहीं करती हैं, वो भी उनका भी रीजन काफी हद तक यही रहता है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन भी कट नहीं करती हैं, और 11th में स्ट्रीम लाइन कट नहीं करती। तो आपको 3 बार सीखना पड़ेगा, 3 जगह आपके सामने बात आ रही है। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे 12th में जाके कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, वो कभी ऐसे हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? उनका भी रीजन एग्जैक्ट यही है कि इस पॉइंट में 2 डायरेक्शन मिलाएंगे, एक है और एक है। तो लॉट फेयर के रीजन सब जगह एक ही है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में कट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी कट नहीं करती हैं, और स्ट्रीम लाइन्स भी कट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट तुमने अभी पढ़ा है भाई, अभी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द है, टीएच यहां थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ऑन द स्ट्रीम लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। स्ट्रीम लाइन पे किसी पॉइंट पे भी अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो वो हम पहले ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट बड़ा नॉर्मल सा, ये भी 12th में मैच करेगा हमारा। जाके लिखा हुआ ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सेक्शन ऑफ अ फ्लूइड लार्जर द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट सेक्शन। अगर हमारी किसी जगह पे स्ट्रीमलाइंस ज्यादा होंगी और कहीं पे स्ट्रीमलाइंस कम है, जहां पे स्ट्रीमलाइंस ज्यादा है उस जगह फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होने का कॉन्सेप्ट है। सही है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछा जाए कि आपकी हम लोग डायग्राम बनाते हैं, 12th का है वैसे, लेकिन आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, कुछ इस तरीके से लाइन्स है। सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। क्यों? इतने एरिया में यहाँ पे 4 लाइन है, इतने एरिया में सेम एरिया में इतने एरिया में यहाँ पे 2 लाइन है। तो नंबर ऑफ लाइन्स इन सेम, अगर दोनों का एरिया सेम है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है ना। तो जैसे वही वाली बात, आपने 2 चम्मच चीनी डाली, अगर आपने 2 चम्मच पे गिलास में डाली, पानी वाले गिलास में डाली तो मीठा हो जाएगा, लेकिन 2 चम्मच आपने बाल्टी वाले पानी में डाल दी तो मीठा नहीं होगा। दो चम्मच गिलती नहीं है, तो वहां पे किस जगह देख रहे हो। तो सेम एरिया में 4 लाइन, इतने एरिया में ही 4 है, यहाँ पे इतने एरिया में 2 है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा, नंबर ऑफ लाइन्स इन द सेम एरिया, यहाँ 4 है यहाँ 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स ज्यादा है। तो जहां पे भी स्ट्रीमलाइन पास होंगी, जैसे अगर आपको इस केस में जैसे ऐसे कहा जाए, जैसे सिंपल सा है इस तरीके से, तो पूछा जाए फ्लो यहाँ पे ज्यादा होगा या यहाँ पे ज्यादा होगा, तो यहाँ ज्यादा फ्लो होगा, है ना, यहाँ फ्लूइड वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। पर वैसे भी हमें पता है यहाँ पे जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वहां पे वेलोसिटी वैसे भी ज्यादा होगी। हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट भी चल ही रहा है ना। तो क्या बोला है, ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस पासिंग थ्रू द सेक्शन लार्जर द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो नॉर्मल सा पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं, वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं।
अब इन्होंने बोला फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीमलाइन बट इट मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम स्ट्रीमलाइन। जो आपकी फ्लूइड वेलोसिटी होती है वो रहती तो कांस्टेंट है, क्या रहती, कांस्टेंट रहती। जैसे अभी मैंने आपको जो सबसे पहले वाला डायग्राम बनाया था उसी में कहते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा था मैंने 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिखा मैंने 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड, या कम या ज्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हर जगह वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे 1 की 1 रही, यहाँ 3 की 3, यहाँ 6 की 6, 6 फिक्स है, फिक्स तो है, कांस्टेंट है इस पॉइंट पे। लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है, स्ट्रीम लाइन पे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जहां पे जो है वो फिक्स रहेगी। यहाँ पे 1 की 1 ही रहेगी, यहाँ नहीं चेंज होगी। अगर ये पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ, यहां से एंटर हुआ, 1 के साथ एंटर हुआ, यहां पहुंच के 3 हो गया, यहां पहुंच के 6 हो गया, सब वही पॉइंट हुए, लेकिन बदल नहीं रहा है। यहां पे वही है, यहां पे वही है और यहां पे वही है। तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, लेकिन एक पॉइंट का दूसरे से कंपेयर करेंगे तो बदल रहा है ना। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, लेकिन अब फिक्स है, अपनी वैल्यूज फिक्स है। ठीक है, तो वही जो पॉइंट बड़ा घुमा के लिखा, जो फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट पे कांस्टेंट है, बट इट मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। लेकिन इस पॉइंट में डिफरेंट हो, या ऐसा भी हो सकता पूरे 1 1 1 ही रहा हो, वो केस ऐसा रहा होगा, आपका पाइप ऐसा रहा होगा तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई होगी। क्यों, इसमें वेलोसिटी चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिजाइनिंग इसकी सिंपल एक ही जैसी है। फ्लूइड वेलोसिटी चेंज क्यों होगी, फ्लूइड वेलोसिटी तब चेंज होगी पाइप का एरिया कम या ज्यादा हो रहा होगा। तो ऐसा कोई केस हो सकता है फ्लूइड वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट होगी इसमें, है ना। अगर आपका थोड़ा वेरिएबल होगा, मान लो फ्लूइड आपका डायरेक्शन डिजाइन ऐसा हो रहा होगा तो फ्लूइड वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, या कुछ और वेरिएबल हुआ, मान लो डिफरेंट तरीके से हुआ, अब फ्लूइड वेलोसिटी का कोई पता नहीं क्या क्या वेलोसिटी आएंगी, बहुत सारी वेलोसिटी इसमें आएंगी जो पाइप में जाएगा फ्लूइड, है ना। लेकिन जिस जगह पे जो वेलोसिटी है वो फिक्स है। एक स्ट्रीमलाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन ये लगवाते इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग हो, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, लेकिन रहेगी कांस्टेंट। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, पूछ सकते हो आप लोग, है ना। अपनी अपनी फिक्स है, जैसे आप पे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए फिक्स है, खर्च नहीं कर रहे फिक्स है, लेकिन आपस में डिफरेंट हो सकते हैं। कांस्टेंट तुम पे कांस्टेंट है, तुम नहीं खर्च करा, तुम भी चेंज नहीं कर, तुम भी नहीं, तो कांस्टेंट तो है आपके, लेकिन वेरिएबल तो हो सकते हैं ना। अगर एक दूसरे से कंपेयर करें तो वेरिएबल हो सकते हैं। एक पॉइंट पे अपना तो फिक्स है, लेकिन दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है चेंज हो, पॉइंट ए है ना। तो प्रॉपर्टीज है स्ट्रीमलाइन की, सही है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको तो मैं समझा भी था अभी तक, क्रिटिकल वेलोसिटी को क्या समझा था। ये एक लिमिटिंग वैल्यू है, जब तक जिस वैल्यू तक हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है तब तक तो ठीक है। इस वेलोसिटी को क्रॉस करने पे क्रिटिकल वेलोसिटी से वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस करने पे वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन पढ़िए इसकी, देखिए आराम से, और किन किन बातों पे डिपेंड करेगा ये देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हम लोगों ने लिखा था क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्टेडी और स्ट्रीमलाइन एंड एवर विच द फ्लो बिकम टर्बुलेंट। उस वेलोसिटी के बाद में टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी किन पॉइंट पे डिपेंड करता है आपका, एक तो विस्कोसिटी डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी डिपेंड करता है, और डायमीटर ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड करता है। तो अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटी गए, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है हमारा फ्लूइड की डेंसिटी पे, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है हमारी डेंसिटी पे। डेंसिटी को डी से डिनोट कर सकते हैं या रो से डिनोट कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है आपके डायमीटर पे, जो आपका जो ट्यूब का डायमीटर है, डायमीटर पे डिपेंड करेगा, तो रेडियस पे तो करेगा ही करेगा, दैट इज नॉट अ इश्यू, ठीक है। तो इसको कंबाइंडली हम क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी डिपेंड करती है ईटा रो डी पे। अच्छा, एक खास बात और है यहाँ पे, ये क्लियरली किसी को नहीं पता चलता, जब आपसे कहा जाए ना कि विस्कोसिटी बढ़ने पे क्रिटिकल वेलोसिटी की नीड ज्यादा होती है, हाई वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन कभी ये नहीं पता है कि ये इसके इनवर्स, जैसे आपका इसके साथ स्क्वायर टर्म है या ट्रिपल टर्म है, मतलब क्यूबिक टर्म है, कैसे पता चलेगा। मतलब बाबू ऐसे, मतलब समझा क्या कह रहे हैं, जैसे आपने ये तो पता किया कि मतलब ऐसा होने पे ऐसा होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे आपने कहा कि मैं जैसे किसी फ्लूइड में हम दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सही, तो हमें बैकवर्ड फोर्स लग रहा है,
तो हमने कहा विस्कोसिटी बढ़ने पे ड्रैगिंग फोर्स बढ़ता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पड़ता है कि विस्कोसिटी डबल होने पे डबल होता है, 3 गुना, मतलब क्यूबिक टर्म है, स्क्वायर टर्म है, अंडर रूट टर्म है, एग्जैक्ट नहीं पता है। ये हल्का हल्का फीलिंग आता है कि ये चीज बढ़ने पे चीज बढ़ रही है, या ये चीज बढ़ने घटने पे चीज घट रही है। तो साइंस में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कोई भी चीज किन किन पॉइंट पे डिपेंड करती, बस आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ये पता चले, जैसे पानी हम मीठा करते हैं, मतलब पानी में चीनी डालते हैं, तो हमें पता है कि चीनी डालने पे पानी मीठा होता है, ठीक है। तो हमारे स्वीटनेस है वो आपके मतलब उसकी उस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ स्कूप्स पे, कितना आपने चम्मच चीनी डाली है, तो डिपेंड करता है। तो आप केवल डिपेंडेंसी सर्च करो, बाकी हम लोग जो मेथड है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि ये स्क्वायर टर्म पे डिपेंड करेगा या क्यूबिक पे करेगा। ये मैं सिखाने वाला हूं आज आपके लिए। तो जैसे हम लोगों ने बोला, हाँ भाई डायमेंशनल तरीका है हमारा वाला, बहुत सिंपल तरीका है। तो हमने केवल ये पता करा लिया कि हमारा जो है जो क्रिटिकल वेलोसिटी इन पॉइंट पे डिपेंड करता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कि डायमीटर बड़ा होने पे कम होता है या ज्यादा होता है, पता नहीं है। उल्टा भी हो सकता है, डायमीटर मतलब डायमीटर में चेंज करूंगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी चेंज होती है, इतना मुझे पता है, बढ़ जाए कम हो जाए एग्जैक्ट नहीं पता है। तो आपको पता है ये चीज के डिपेंडेंट है, लेकिन तो उसको एग्जैक्टनेस कैसे निकाल देंगे, देखिए। तो उसका निकालने का तरीका, आपने कहा ये चीज के डिपेंडेंट है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट मैंने के लगा दिया, ईटा रो डी, और जो आपने चीजें ली है जिन पे डिपेंडेंट है उनके ऊपर पावर क्या लगा दिए, ए बी सी, इस तरीके से। अब आपको पता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, जो इक्वेशन का एलएचएस होता है, जो आरएचएस होता है, हमेशा बैलेंस होता है। अगर एलएचएस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, आरएचएस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे, तो यहाँ पे भी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो अगर हमारी इधर वेलोसिटी की डायमेंशन आ रही तो इधर भी वेलोसिटी की डायमेंशन बनेगी, ओवरऑल बननी ही चाहिए। तो क्या करेंगे, अब हम इसको दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, सबकी डायमेंशन लगा देंगे। तो वेलोसिटी ये है तो क्रिटिकल वेलोसिटी, लेकिन है तो आफ्टर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डायमेंशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपकी डायमेंशन बनेगी LT-1, सही है। LT माइनस मीटर के लिए लेंथ आएगी और समय के लिए। तो ये आपका वेलोसिटी डायमेंशन है, जो के है वो कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन नहीं बनेगी। ईटा की डायमेंशन हम लोग पहले सीख चुके हैं, अगर आपको नहीं आती तो हम अलग लिखा देंगे, ML-1 T-1, ये पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आपने देखा ये डायमेंशन निकाली थी हम लोगों ने, है ना, नहीं तो हम अभी निकाल देंगे। क्यों विशाल, देखिए आपने, है ना इसको। और डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, निकाल लेते हैं मास बाई वॉल्यूम। मास के लिए m आएगा आपका और वॉल्यूम के लिए LQ, तो m L-3 पावर b, यहाँ पे पावर a, और डायमीटर का मतलब रेडियस है, लेंथ है, लेंथ का L की पावर c। अब सब लोग बताइए मुझे, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आपको इसकी डायमेंशन में, अगर ईटा की डायमेंशन में दिक्कत हो रही है तो डायमेंशन में अलग निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन हाउ टू फाइंड, हम लोग ईटा की डायमेंशन निकाल लेते हैं, करके दिखा देता हूं आपके लिए। हमारा फॉर्मूला था F ईटा ए dV/dx, यही था ना पिछली क्लास में, जब जो लेयर्स हमने विस्कोसिटी यहाँ पे डिस्कस की थी, वहां पे फॉर्मूला बना था हमारा, ठीक है, यही फॉर्मूला था। फोर्स ईटा ए dV/dx, तो वहां पे ईटा की क्या बनेगी डायमेंशन, F/a और dV/dx, तो dx ऊपर हो जाएगा F dx/dV और a, सही है, इस तरीके से। तो फोर्स की क्या बनेगी डायमेंशन, ml F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और dx की क्या लेंथ, एरिया की L स्क्वायर, और dV की LT-1। तो इसको देख लेते हैं, क्या क्या कटा हमारा, ये L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कट गया, ठीक है, और तुम्हारा बना m L-1 और T/-1 और ये T-1। आगे डायमेंशन क्यों, है ना, ईटा की डायमेंशन मैंने आपको बता दी, तो इसका हम वहां पे यूज कर सकते हैं, सही है, ML-1 T-1। तो हमने यहाँ पे ईटा की डायमेंशन लगा रखी है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे m की पावर कितनी है, यहाँ पे m की पावर है ही नहीं, m की पावर 0 है, यहाँ पे क्या है m की पावर 0, तो m की पावर इधर है 0, और इधर कितनी है m की पावर a, यहाँ पे m की पावर कितनी है b, तो a प्लस b, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो m की पावर है यहाँ पे a और m की पावर है यहाँ b, तो m की पावर कैसे, ऐसा यहाँ पे कैसे, m की पावर a और m की पावर b, तो ये क्या हो जाएगा m की पावर a प्लस b, और इधर m की पावर क्या है
जीरो, इक्वेट करोगे जीरो बराबर ए प्लस बी, ऐसे होता है ना। बात समझ आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं विशाल, ये आता है ना। तो हम ऐसे इक्वेट करते हैं, सही है। इस m की पावर इधर और इधर भी इक्वेट कर देंगे। l की पावर यहाँ कितनी है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, तो 1, और इधर कितनी है l की पावर माइनस ए, -1 और a, तो -a, और यहाँ पे -3 b और +c, क्यों चेक करो शाश्वत, सही है। t की पावर यहाँ पे कितनी -1 और इक्वल टू यहाँ पे कितनी t पावर -1 और a, माइनस से हो गया, क्यों, और यहाँ पे t में कुछ है ही नहीं, हाँ तो कोई बात है, 3 इक्वेशन आ गई, 3 अननोन है आपके, सही है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहां से तो सीधे सीधे a की वैल्यू आएगी हमारे सामने, ठीक है। a की वैल्यू हमारे, इसको माइनस से माइनस कट गया तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रख देंगे 1, तो ये इधर पहुंच के -1 रखेंगे, तो 1 + b, कोई बात लिख देता हूं, तो 1 + b = 0, तो b हमारा क्या आया -1, तो दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a = 1, b = -1। अब इन दोनों को पुट कर दीजिए तो c की वैल्यू निकाल दीजिए, है ना, निकालिए जल्दी से, करिए कॉपी पे करिए। लास्ट वाले में देते 1 = -3, b की वैल्यू -1 + c, 1 = -1 + 3 + c, तो आपका -2, तो सी की वैल्यू आई, सी की वैल्यू -1 आ गई, सही है, सही है। तीनों वैल्यू हमारी आ चुकी हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे फाइनली इसमें रख देंगे, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो v ईटा रो डी हमारा क्या था, नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे, तो v था ईटा रो डी, क्रिटिकल वेलोसिटी था कांस्टेंट ईटा रो डी, ए की वैल्यू कितनी थी 1 और b की और c की -1, है ना, c की -1 चेक कर लेना, c की -, ठीक है। तो ये वहां क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हुई हमारी, देखिए चेक करिए, तो k ईटा बाई रो डी, ये फॉर्मूला आ गया हमारा, सही है। तो अगर हम समझना चाहें तो क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी मतलब कि पाइप के डायमीटर के अपोजिट होती है, सही है, और डेंसिटी के मतलब विस्कोसिटी के हाँ डेंसिटी के अपोजिट होती है और विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमें नॉर्मली क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा चाहिए है, क्योंकि हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो, हम चाहते ज्यादा वैल्यू तक स्ट्रीमलाइन फ्लो रहे हमारा, मतलब हम वही वाली बात है, मेरी गाड़ी तब तक ना हिले, मैं 80 चलाऊं तब भी ना हिले, यही तो मैं चाहता हूँ, ये चाहता हूँ 20 पे हिलने लगे, जब तो कम चलानी पड़ेगी हमें, ना। तो हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो की मतलब एक बात कहें, अगर हम स्टीडी फ्लो चाहते हैं और लंबी वैल्यू तक आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहते हैं, तो वी नीड अ हायर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी की हायर वैल्यू चाहिए होगी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कब ज्यादा होगी, फ्लूइड हमारा विस्कस हो, हाई विस्कोसिटी ज्यादा हो, डेंसिटी और डेंसिटी कम हो उसकी, और हाँ और डायमीटर फ्लूइड आपका पाइप का कम हो, सही है। तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऐसे पाइप जो साइज में बड़े हो, बड़े पाइप हो और फ्लूइड की डेंसिटी कम हो और फ्लूइड हमारा ज्यादा विस्कस हो, तो इसमें आसानी से स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाता है। स्टेटमेंट लिखा हुआ देखिए, है ना, पढ़िए ध्यान से, कहीं मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होने के लिए ये चीजें हमें चाहिए होंगी, है ना, मिल गया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होने के लिए फ्लूइड शुड बी मोर विस्कस, लेस डेंसर एंड फ्लोज इन अ टिप ऑफ हायर या लार्ज क्रॉस सेक्शन, सही है। पाइप चौड़ा हो, पतले पाइप में फ्लूइड मतलब कि वो मतलब उसमें टर्बुलेंट फ्लो होने के चांस बढ़ जाते हैं, चौड़े पाइप में आसानी से फ्लो हो जाता है, पॉइंट ही है, सही है। तो हाई वेलोसिटी पे फ्लो हो सकता है, सही है। तो ये हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में एक स्टेटमेंट आ चुका हमारा, सही है। उसमें कुछ नोट करना था पिछले वाले में, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है ना। आइडियल फ्लूइड हम कई जगह पढ़ेंगे, कई जगह हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे,
स्टीडी फ्लो में भी यही पढ़ेंगे कि फ्लूइड हमारा आइडियल होना चाहिए तभी सब कुछ सही है। अगर फ्लूइड आइडियल नहीं होगा, कंप्रेस हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है, प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको आसानी से मतलब कि स्ट्रीमलाइन कराना मुश्किल रहेगा हमारे लिए। तो आइडियल फ्लूइड की कुछ डेफिनेशंस हैं, 4 पॉइंट में डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो पढ़िए से, ध्यान से देखिए एक बार। तो आइडियल फ्लूइड जो होता है हमारा वो स्टीडी फ्लो करे, सही है, क्या करे, स्टीडी फ्लो को या हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो को मतलब फॉलो करे, सही है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का रिस्पेक्ट करे, उसको करने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और सब सेकंड पॉइंट इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड को अगर आप कंप्रेस करें तो कंप्रेस ना हो, वॉल्यूम में चेंज ना आए, अगर आप उसको कंप्रेस करें तो इतना सॉलिड रहे कि वो कंप्रेस ना कर पाए, डेल्टा वी उसका क्या रहे, 0 रहे। आइडियल फ्लूइड का जो बल्क मॉडुलस होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि क्या होता है, डेल्टा वी होता ही नहीं उसमें, क्योंकि जब डेल्टा वी 0 होगा तो हमारा जो बल्क मॉडुलस का कप्पा होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, सही है, स्ट्रेस ओवर आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी ओवर वी होता है। अब डेल्टा वी आइडियल फ्लूइड का क्या होता है, 0, तो ये आपके यहाँ क्या होगा, स्ट्रेस बाई 0, तो इनफाइनाइट। तो आइडियल फ्लूइड का बल्क मॉडुलस हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा बहुत। और प्रैक्टिकली फ्लूइड का क्या होता है, बहुत लार्ज होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो हमारा जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, उसमें कंप्रेस करें तो कंप्रेस ना हो, यानी कि इसमें डेंसिटी में चेंज ना हो, मतलब कांस्टेंट डेंसिटी का रहे। मतलब अगर आप फ्लूइड को पुश कर रहे हैं तो यहां से फ्लूइड पुश होके वहां पे जा रहा है, लेकिन पुश होके उसकी डेंसिटी चेंज ना हो, मतलब जो डेंसिटी यहाँ पे वही डेंसिटी फ्लो में कभी भी चेंज ना हो, डेंसिटी कांस्टेंट रहे। इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस का मतलब है कि जो फ्लो हो तो उसकी जो लेयर्स है, लेयर्स के बीच फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स ना लगे, आसानी से फ्लो हो, आपका विस्कोसिटी नहीं हो, 0, इनफैक्ट विस्कोसिटी लेस हो या 0, नॉन विस्कस हो। और इरोटेशनल, इरोटेशनल का मतलब भैया स्टीडी फ्लो का भी रोटेशनल होता ही नहीं है, ये नॉर्मल जो फ्लो जैसे आपका ये आप दिखने में तो आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, फ्लो का ऐसा होता है 3 डायमेंशन होता है, ये आपकी लाइन्स ऐसे जा रही हैं, अगर नॉर्मल लाइन्स ऐसे जा रही हैं तो नॉर्मल फ्लो है। रोटेशनल फ्लो का मतलब, ठीक है, रोटेट होते हुए फ्लूइड मूव कर रहा है, सही है, तो वो टर्बुलेंट के करीब होता है। स्टीडी फ्लो बिल्कुल सीधा सीधा चलता है, लाइंस बिल्कुल सीधी चलती है, मतलब सीधी का मतलब कर्व तो हो सकता है इनमें, लेकिन मतलब इनमें रोटेशन नहीं होगा। इनफैक्ट ऐसे कहें, इसको आगे हमने पढ़ा है, इसमें आप पढ़ेंगे आगे चल के, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, a very small wheel placed at any point inside such a fluid does not rotate। अगर हम कोई फैन रख दें इसके बीच में, मतलब एक नॉर्मल सा ऐसा कि, तो अगर फ्लूइड फ्लो हो तो उसको रोटेट ना हो, अगर फ्लूइड रोटेट होता तो वो भी रोटेट होता, लेकिन वो रोटेट ना हो, बिल्कुल सीधा चलता चलेगा तो फ्लूइड वो रोटेट नहीं होगा। कोई छोटा सा व्हील अंदर रख दें तो रोटेट ना हो, तो तभी रोटेट नहीं होगा जब फ्लूइड क्या होगा, इरोटेशनल होगा, अदरवाइज रोटेशन, मतलब आपको पता चलेगा रोटेशन है या नहीं है, रोटेशन, सही है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, स्ट्रीमलाइन आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो को रिस्पेक्ट करता है, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और इरोटेशनल, चारों क्वालिटी उसके पास होती हैं, उसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन किसके लिए है, आइडियल फ्लूइड के लिए है, ठीक है। तो वहां पे जैसे आइडियल फ्लूइड लिखा होगा, आप ये चारों बातें लिख सकते हो, मार्क्स के हिसाब से आपको मतलब उतना चौड़ा कर सकते हो जितना आपको टीचर को चाहिए, है ना। आइडियल फ्लूइड की जगह चारों बातें लिख सकते हो, आइडियल फ्लूइड से हमारा मतलब ये है, ठीक है। कोई पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है ही नहीं, सिंपल से पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको बर्नौली इक्वेशन में हमारा यूज होता है, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, सही है। इसका यूज होता है इनडायरेक्टली वहां पे, लेकिन वहां पे प्रॉपरली मेंशन नहीं सिलेबस में कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं है, बर्नौली इक्वेशन है, तो वहां पे भी इसकी नीड होती है। चलो देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसे कहते हैं। तो मानते हैं हमने एक पाइप कंसीडर किया है, ये जो हमारा पाइप है ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का है, ये जरूरी नहीं हमेशा इधर मोटा इधर पतला, उल्टा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो हमने जो पाइप कंसीडर किया उसमें हमने ऐसा एक पोजीशन ले रहे हैं कि हमारा फ्लूइड मान लो भरा हुआ था इस तरीके से, यहां से यहां तक, देखिए हम पहले फ्लूइड बना लेते हैं, ये फ्लूइड हमारा ऐसे भरा हुआ था यहाँ पर इस तरीके से, इमेजिन करते हैं इस तरीके से फ्लो हमारा है, इस तरह सिचुएशन, इतना ही है फ्लूइड, सही ध्यान रखना, इतना ही है। अगर मैंने इसको यहां से इतना पुश किया तो ये यहां से यहां तक पुश होगा, ज्यादा लेंथ यहां पे ज्यादा आएगी,
यहाँ पे लेंथ ज्यादा आएगी। देखो वैसे तो फ्लूइड लगातार फ्लो कर रहा है, लेकिन ऐसे तो हम फिर उसको डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। किसी चीज को समझने के लिए क्या करना होगा, उसको रोक के देखना होगा। जैसे साइन का सिग्नल होता है, साइन का सिग्नल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लगातार चला जाता है, लेकिन हम कभी ऐसे बनाते ही नहीं। हम कहते हैं साइन का सिग्नल ये है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं, यहां से यहां तक उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बहुत बड़ी कोई चीज होती है तो उसके छोटे से पार्ट को डिस्कस करके समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है लगातार, तो हमने कहा कि थोड़ी देर को रोक लिया, हमने फ्लूइड का इतना सेक्शन लिया, फ्लूइड का मान लो यहां से ए से लेके बी सेक्शन तक फ्लूइड है हमारा। अब मैंने इसको यहां से फ्लूइड को इतना पुश किया, इधर यहां पे इतना पुश किया, इतना, ठीक है। थोड़ा सा हमने जो ए पॉइंट से हम ए डैश तक चले गए, तो फ्लूइड यहाँ पे बी से बी डैश तक चला जाएगा, बी से बी डैश तक चला जाएगा। यहाँ पे लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो फ्लूइड हम जितना पुश करेंगे, वो सारा जो वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम यहाँ पे आना है, उसको यहाँ पे आगे आना है। क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो लेंथ जो भी है, यहाँ पे एरिया कम है तो लेंथ ज्यादा चाहिए होगी, है ना। ये वही वाली बात है जैसे आपने जैसे आप मिल्क लेके आए मार्केट से, सही है, और मिल्क लेके आपने यहाँ एक बर्तन में रखा, इस वाले बर्तन में रख दिया, ठीक है, तो वो यहां तक आया, सही है, ठीक है, यहां तक आया। और उसी मिल्क को या उस मिल्क को अगर आपने इस बर्तन में रखा होता तो वो यहां तक थोड़ी आएगा, वो तो यहां तक आएगा, है ना। सेम अमाउंट ऑफ, अगर आपका 1 लीटर मिल्क लेके आया, वो किसी वेसल में इतना आया, और इस वाले वेसल में ज्यादा हाइट तक आएगा, क्योंकि उसका एरिया कम है तो लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। तो जो फ्लूइड को मैंने अगर यहां से पुश किया, ए से ए डैश पहुंचा, तो ये बी से बी डैश हो जाएगा, और ये लेंथ इसके मुकाबले ये लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। जो फ्लूइड जितना मास हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं, उतना ही मास यहाँ पे आगे बढ़ेगा, सही है। तो मास का कंजर्वेशन लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। तो जितना यहाँ पे इतना मास आएगा इस वाले सेक्शन में, उतना ही मास हमारा इस सेक्शन में आना चाहिए। दोनों इतने मास दोनों में बराबर होगा। तो जब मैंने डेल्टा टी टाइम में, मैंने कुछ भी टाइम, मतलब 2 सेकंड में मैंने यहां से पुश किया, तो सेम टाइम में इधर से इधर पुश हो गया होगा। जैसे मैं इसको पुश करूंगा तो रुकेगा थोड़ी, क्योंकि ये तो आइडियल फ्लूइड है, कंप्रेस कर ही नहीं सकता। मैं अगर इधर दबाऊंगा तो ये रुका नहीं रहेगा, ये फौरन बढ़ेगा। जैसे मैं ऐसे करूंगा, जैसे मैं पुश करूंगा तो ये सीधे बढ़ेगा इधर, ठीक है। इसका मास और इसका मास बराबर होगा। तो अगर मैंने डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां तक पुश किया, तो डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां तक जाएगा। तो ये लेंथ जो यहां से यहां तक कवर करेगा वो कितनी होगी? तो हमें पता है कि लेंथ क्या होती है, या एक रिलेशन होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होती है ना। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही बात है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और टाइम आ रहा डेल्टा टी, v1 डेल्टा टी। ये हमने जो क्रॉस सेक्शन लिए है, इसको मतलब हम यहाँ पे ये 1 सेक्शन है, इधर 2 है, ये क्या है 1 सेक्शन ले लिया हमने, इधर 2 ले लिया। इधर एरिया कितना ले लिया, A1, यहाँ पे सब चीज उसमें लेंगे। तो ये एरिया कितना A1, यहाँ पे एरिया कितना है A2, यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2, सब चीज 2 है यहाँ पे। तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि v1 वेलोसिटी और टाइम डेल्टा टी है। यहाँ पे कितना हो गया, v2 इंटू डेल्टा टी। मास कंजर्वेशन करना है, इसका मास इस वाले सेक्शन का मास इसके बराबर होगा, तो मास कंजर्वेशन लगाएंगे। मास कंजर्वेशन, जो m1 मास m2 के बराबर होगा। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू हाइट, ये लेंथ। एरिया हमारा A1 है और v1 डेल्टा टी, और डेंसिटी की मास और वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितनी है, यहाँ पे हमने कहा डेंसिटी ρ1 ले लेते हैं, सही है। और यहाँ पे A2 B2 डेल्टा टी, और इस तरीके से। अब हमें पता है कि हमारा जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं होगा, तो डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो हमारा ρ1 और ρ2 कट जाएगा, डेल्टा टी कट जाएगा, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। इसको ही कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी के बेस पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे फ्लूइड वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? कि हम यहाँ पे एरिया तो कम कर रहे हैं, A2 क्या है लेस,
A1 और A2 को कंपेयर करें तो A2 क्या है, लेस। अगर A2 लेस है तो V2 क्या होगा, ज्यादा, है ना, कि A1 इंटू V1 क्या है, कांस्टेंट, A इंटू V। यानी किसी भी आइडियल फ्लूइड में पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। अगर आप एरिया कम करेंगे, स्क्यूज करेंगे, तो वहां पे वेलोसिटी बढ़ने वाली है। इसका रिवर्स भी ट्रू है हमारा। आप इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग बर्नौली इक्वेशन कर लेते हैं, फिनिश हो जाएगी आज ही, है ना। देख लीजिए, कुछ नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, है ना। ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपको नोट्स के रूप में प्रॉपर दिखाना मुझे, सही, चाहे पहले का लिखा हो चाहे बाद का। और नेक्स्ट क्लास में टाइमिंग दे देंगे हाफ एन आवर का पहले। आप लोग आओ, अपना मतलब जो टेस्ट हुआ है इसका देंगे, रिटर्न में आपको कुछ टॉपिक लिख देंगे, आपको लिख के दिखाइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नहीं, बर्नौली के बाद में बचा होगा, अभी तो होगा, नहीं है अभी, काफी सारे पॉइंट्स है इसमें सब। हाँ हाँ, बीच में भी मतलब जो हो चुका है, कई सारे टॉपिक तो ही है ना, तो बीच में भी टेस्ट हम लोग ले सकते हैं, सही है। जब भी नेक्स्ट आप लोग रिवाइज करते रहिए हमेशा, कभी भी टेस्ट हो जाएगा। और क्या, टॉपिक जो आपके होते रहे उनको करते रहिए, आगे को मत छोड़िए ना उन्हें। चलिए हम लोग करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, सही है। तो जो बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारा जो साइंटिस्ट थे डेनियल बर्नौली, इन्होंने दिया था। ये बेस्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्लूइड में जितनी एनर्जी हम मतलब इंसर्ट करते हैं, तो फ्लूइड में आगे जो इसकी फ्लूइड की वेलोसिटी के रूप में, फ्लूइड की हाइट के रूप में, ये डिफरेंट टाइप की एनर्जी के रूप में वो चीज हमें आगे आके मिलती है। तो डेनियल बर्नौली ने क्या रिलेशन निकाला, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे एक स्टेटमेंट दिया कि जो हमारा पाइप है उसमें जो हम एनर्जी जो एनर्जी डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती हैं, जैसे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का क्या जो सम होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के रूप में अगर हम देखें तो इन्होंने बोला कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है लास्ट वाला। प्रेशर एनर्जी रहेंगी सब जगह, खास बात, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एनी फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो कुछ चीजें घट रही होंगी, गारंटी है ना। एनर्जी की एक फॉर्म अगर आपकी मतलब कि बढ़ रही है तो कुछ और फॉर्म में कहीं ना कहीं कमी आ रही हो। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक ऐसी देखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे भी बिना डेरिवेशन के भी आपको कुछ आइडिया होना चाहिए क्या होने वाला। जैसे अगर मैं यहाँ पे हमने क्रॉस पाइप बनाया वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का, हम रिवर्स भी ना आ सकते, छोटा पतला, नेक्स्ट में करके दिखाएंगे आपको। तो अगर देखो तो फ्लूइड में क्या, फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, बताइए। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है, पक्का दिख रही ना कि हाइट बढ़ रही फ्लूइड की। और चूंकि क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर तीन एनर्जी के सम में से, तीन एनर्जी के सम में ये भी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी कम होनी है ना। अगर एक पता होता फिर बाद में पता नहीं किसका, पता नहीं इनका क्या होता, लेकिन तीन में से अगर दो चीजें बढ़ रही हैं तो एक चीज तो कम होगी, तीन ही तो चीजें हैं, है ना। तो कुछ समझ में आया, ठीक, इस तरीके से। तो अगर हम इस फ्लूइड की बात करें, अगर एक फ्लूइड हमारा इस चैम्बर में फ्लो हो रहा है, तो हम कौन कौन सी एनर्जी को निगलेक्ट कर सकते हैं। इस फ्लूइड को जो हॉरिजॉन्टल पाइप में करेंगे तो हाँ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कट। पोटेंशियल की हाइट दोनों जगह, मीन हाइट लगभग दोनों की क्या है, बराबर है। इसका जो मीन है, इस पाइप का जो मीन है ये, और इस पाइप का जो मीन है ये, इसकी हाइट क्या है, अप्रोक्सीमेट बराबर है। तो ये वाला टर्म चला जाएगा, गायब हो जाएगा। और हमें पता है यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ये तो गायब है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर वहां पे प्रेशर एनर्जी कम हो रही होगी, है ना। ये एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी ये वाली कम हो रही होगी, ठीक है। क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं वहां पे, इसका तो कोई रोल है ही नहीं वहां पे, क्योंकि ये दोनों जगह टर्म क्या कॉमन है। तो अभी हमने स्टेटमेंट ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन हल्का सा मैंने आपको रिव्यू बताया कि हम लोग इसको देख के समझ सकते हैं कि जो टोटल तीन एनर्जी है,
तो तीन में से कुछ एनर्जी अगर बढ़ रही है तो कुछ एनर्जी कौन कौन सी कम होंगी, हम लोग उसके हिसाब से देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। पाइप हमारा ऊपर पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है, हाइट ऊपर को जा रहा है, पाइप नीचे को आ रहा है, नीचे को आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, ऊपर को मुंह है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, है ना। हॉरिजॉन्टल है तो कांस्टेंट होगी, है ना। पाइप पतला हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, मोटा हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। तो मतलब कोई रटने वाला सेक्शन नहीं अपने आप में। तो डेनियल बर्नौली ने क्या बोला कि तीन टाइप की एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इन अ फ्लूइड और ऑल थिंग्स फॉर अ आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड के लिए कोने में लिख देना, मतलब कि आपका इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, स्टीडी फ्लो, है ना, या और नॉन विस्कस, ये प्रॉपर्टी वाला ही क्या होता है, आइडियल फ्लूइड होता है। तो पूरा स्टेटमेंट जितना चाहो उतना अच्छा बड़ा करके लिख सकते हो आराम से। अब यहाँ पे बुक्स में तो ये सीधे सीधे लिखा हुआ है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल स्टेटमेंट सीधे लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं किसी बुक में, नॉर्मली कमी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि कभी बोला नहीं ये प्रेशर एनर्जी कैसे है, ये काइनेटिक एनर्जी कैसे है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे। तो मैं आपको सिखाता हूँ तो कैसे निकलते हैं। आपने एक चीज सुना होगा, अगर किसी फ्लूइड पे हम पी प्रेशर लगा के उसमें वी वॉल्यूम अगर शिफ्ट करते हैं तो हम कितना वर्क करेंगे, पी डेल्टा वी। देखिए एक पॉइंट देखते हैं, हमारे पास आपने देखा इंजेक्शन होते हैं, डॉक्टर्स लगाते हैं इंजेक्शन, यहाँ पे प्रेशर ऐसे लगाते हैं तो प्रेशराइज करते हैं, इधर प्रेशर ज्यादा उधर प्रेशर कम है तो हाई प्रेशर, कोई भी हमारी बॉडी की तरह होगी, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हमारा फ्लूइड मूव करता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे मूव करेगा। तो आपने किस प्रेशर डिफरेंस पे, हमने इधर से प्रेशराइज किया और किस प्रेशर डिफरेंस पे कितना वॉल्यूम शिफ्ट कर दिया, उतना ही वर्क हमने उस पर किया है। तो प्रेशर के लिए आपके लिए हमने काइनेटिक थ्योरी में भी पढ़ा है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है ना, पढ़ चुके हैं। पी डेल्टा वी प्रूव भी किया था, पी डेल्टा वी कहां से आया, कितना किस प्रेशर पे और कितना वॉल्यूम को आप शिफ्ट कर रहे हैं, इस प्रेशर पे उतना वॉल्यूम शिफ्ट कर रहे हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। और वर्क क्या होता है, एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट होता नहीं होता है, वर्क एनर्जी हमेशा बराबर होते हैं। तो प्रेशर एनर्जी हमारी क्या हुई, देखिए तो ये जो वर्क जो हमने प्रेशर करके जो वर्क किया है भाई हमारी एनर्जी, वर्क और एनर्जी का मतलब एक है, इसको वर्क कहो या एनर्जी कहो एक ही बात है। क्यों, ये कौन सी एनर्जी है, ये प्रेशर एनर्जी है। क्यों, ये वर्क कह सकते हैं, लेकिन ये क्या प्रेशर, अगर प्रेशराइज करके हमने वॉल्यूम में शिफ्ट किया है तो हमारी क्या है, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बना, देखिए चेक करते हैं हम लोग, लिखते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी पी डेल्टा वी हुआ और वॉल्यूम क्या हुआ, डेल्टा वी। सही है, कट के क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में करते हैं, अब करते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वॉल्यूम का मतलब कैपिटल वी। ये स्मॉल वी क्या है, वेलोसिटी है, कैपिटल वी क्या है, वॉल्यूम है। लिख देते हैं, ये क्या है, वेलोसिटी और कैपिटल वी क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मास बाय वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी, हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एम जी एच, ये होती पोटेंशियल एनर्जी और पॉइंट वॉल्यूम का मतलब वी, मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, रो जी एच। तो हमने देखा पी का मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट के हिसाब से P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो ये बोला था उन्होंने, डेनियल बर्नौली ने बोला कांस्टेंट, किसी फ्लूइड में प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया कि क्या बोला था, P क्यों आया, P इज नॉट अ प्रेशर हेयर, P इज अ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, हाफ रो वी स्क्वायर है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये एम जी एच नहीं है, रो जी एच है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग आ गया कि ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब 2 मिनट के अंदर प्रूव हो जाएगा, करें आगे, है ना। टाइम हो गया, कोई क्लास आपकी क्या, नहीं अब ये फिनिश कर देते हैं। ठीक है, हाँ 7 बजे क्लास है, बताओ।
ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 मिनट। चलो ट्राई कर लेते हैं, सही है। तो ये हमारा पाइप है मान लीजिए, सही है। तो ये हमारा पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे वही उसी तरीके से कि यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 1 है, ये सेक्शन नंबर 2 है, सही है। यहाँ पे हमारा एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, यहाँ हाइट फ्लूइड की मीन हाइट है। यहाँ पे फ्लूइड का जो क्रॉस सेक्शन उसका मिड पॉइंट H1 हाइट पे है, इसका फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे H2 हाइट पे है ना। तो इस तरीके से हमारा फ्लूइड है। तो हम इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले फ्लूइड हमारा इन पॉइंट के बीच में था, क्या था, इन पॉइंट के बीच में। अब मैंने इसको प्रेशराइज किया, ठीक है, मैंने इसको प्रेशराइज किया, ऐसे दबाया तो यहाँ पे यहाँ पहुंच गया ये, सही है। पहले यहाँ इन पॉइंट के बीच में था जिनको रेड मैंने का रखा था, यहाँ इन पॉइंट के बीच में फ्लूइड था। जब मैं इसको प्रेशराइज किया तो हमारा फ्लूइड कहाँ पहुंच गया, हम यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। बात समझ में आ गई। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर V1 वेलोसिटी डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस है, V1 डेल्टा टी, यहाँ पे V2 डेल्टा टी, पहले वाली बात है, सही है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, बहुत सिंपल, जल्दी कर लेते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें से काइनेटिक एनर्जी घटा देंगे। वही वाली बात है, आप पे 20 रुपए थे, अब आप पे 100 हो गए, तो कितने इंक्रीज हुए, 100 - 20 दैट इज 80। तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, पहले कितनी थी, हाफ एम V1 स्क्वायर थी, वो सॉरी यहाँ पे कितनी, हाफ एम V2 स्क्वायर, और पहले कितनी, हाफ एम V1 स्क्वायर। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करेंगे, तो हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस हाफ एम, ये सॉरी यहाँ V2 कर रहेगा, हाँ V2 रहेगा, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो फाइनली क्या है, mgh2, पहले कितनी थी, mgh1, तो mg कॉमन आ जाएगा, mgh2 माइनस h1, ये दो चीज आ गई। और अब हमारा हमने वर्क कितना किया सिस्टम पे, हम इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, तो मैं यहां से पुश कर रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं, लेकिन ये ऊपर वाला फ्लूइड मेरा अपोज कर रहा है, मैं तो पुश करने का, लेकिन ये नीचे आने को तैयार है, मैं पुश कर रहा हूं, ये नीचे आ रहा है, ये मेरा अपोजिट वर्क है। तो यहाँ पे वर्क पॉजिटिव होगा, ये वर्क निगेटिव हो रहा होगा। तो हमने वर्क कितना किया, नेट वर्क डन हमारा करेंगे, नेट वर्क डन हमने कितना किया, तो जो इन P1 वर्क डन के लिए हम लगाएंगे P डेल्टा V, तो यहाँ प्रेशर कितना है P1, और डेल्टा V कितना है, डेल्टा V यहाँ वॉल्यूम में कितना शिफ्ट किया है, A1 V1 डेल्टा T, सही है। तो ये हमारा प्रेशर इनटू ये वॉल्यूम हो गया, देखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये हमने इतना प्रेशर लगाया, इतना वॉल्यूम शिफ्ट किया, 2 मिनट के अंदर फिनिश हो रहा है, 2 मिनट में। और ये इसका वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि ये हमारा अपोज कर रहा है, तो होगा P2 A2 V2 डेल्टा T, ठीक है। हाँ, और ये बात हमें पता है, A1 V1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 V1 बराबर A2 V2, तो इसको जो हमारा ये लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 V2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 V1, तो A1 V1 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हमारा A1 V1 डेल्टा T हमारा क्या है, कॉमन, तो ये क्या बचा, P1 माइनस P2 हमारा आ गया, ठीक है। ये कैसे किया हमने, क्या मानते हुए किया, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो A2 V2 जो हमारा ये लिखा है हमने उसको A1 V1 लिख दिया, और A1 V1 डेल्टा T हमारा कॉमन आ गया। कुछ नहीं करना, फाइनल स्टेप, इतना वर्क डन हमारी ये जो हम वर्क कर रहे हैं और ये एनर्जी में मिल रही है, बस फिनिश हो जाएगा। तो इसको लिख देना हमें उधर जाके, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देना हमें। बोलना क्या बोला था, A1 V1 डेल्टा T और P1 माइनस P2, सही है। और उधर हमारा क्या था, हाफ M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस h1, बस। अब हमें ये पता है जो हमारा मास था, मास क्या था, वो शुरुआत में जो हमने इनपुट में मास किया था, ये वाला मास, ये वाला मास इस मास के बराबर होगा, तो ये इक्वेशन में वहां बनानी पड़ेगी, बस एक इक्वेशन। मास हमारा क्या होगा, मास का तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, स्टार्टिंग वॉल्यूम कितना था, A1 V1 डेल्टा T, मास ऑफ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
तो बाद में कितना हुआ A2 B2 डेल्टा टी और इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो मास हमारा ये दो टर्म हो सकती हैं, तो जहां हमारा मन होगा वही रखेंगे। तो हम यहाँ पे भी मास हमें रखना है और यहाँ पे मास रखना है, लेकिन हम इसको प्रीफर करेंगे A1 B1 वाले के लिए, पुट कर देंगे क्वेश्चन में। तो देखते हैं A1 B1 डेल्टा टी P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ, m की वैल्यू ये वाली रखेंगे A1 V1 डेल्टा टी रो और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस A1 V1 डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है, A1 V1 डेल्टा टी रो H2 माइनस H1। यहाँ पे ये G है ना, दो ऐसे आ गए। ठीक है, अब आप देख सकते हो कुछ काफी चीजें कट जाएंगी, बस यही फाइनल स्टेप हमारी। A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, सही है। अब आपको 1 वाली टर्म एक तब कर दो, 2 वाली कर दो, तुम्हारा बनने वाला डायरेक्ट P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू, चेक कर लो, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये बन गया। तो हम कह सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा फिनिश हो गया, चेक कर लीजिए कितना हमारा फिनिश हो गया। बस आपको ये टर्म ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मास पुश कर रहे हैं वही मास हमारा आगे शिफ्ट हो रहा है। मास क्या होता है आपका, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। स्टार्टिंग वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस और बाद में डेंसिटी। m की जगह हमें यही पुट करना पड़ेगा दो जगह, बाकी हमारा रिलेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिनिश करते हैं।